So, chapter 2 is literature review. So, जो literature review है उसका as the word suggests review, यानी किसी भी चीज़ को रिवाइज करना, उसको रिव्यू करना. रिव्यू करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पहले पढ़ते हैं, फिर आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं और फिर आप ये बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें जो थी वो इस तरह से थी और ये चीज़ें इस तरह से नहीं थी. सो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आपने कोई लिटरेचर की कोई बुक्स पढ़नी है और उनको रिवाइज करना है. लिटरेचर रिव्यू हियर मीन्स कि आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इससे पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं, जितने भी स्कॉलर्स ने ऑलरेडी उस पर काम किया है, आप उनको स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और फिर वहाँ से जो जो चीज़ें आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं आप उनका एक रिव्यू अब इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड करते हैं along with headings जहां जहां रेलेवेंट हों. सो लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या होता है कि आपने क्रिटिकली एवेल्युएट करना है एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप को. एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप का मतलब होता है जो इस वक्त जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है आपके टॉपिक से रिलेटेड. सारी नॉलेज नहीं, सिर्फ जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है उसको आपने क्रिटिकली एवेल्युएट करना है. अब इसके फंक्शंस क्या हैं, यानी लिटरेचर रिव्यू का काम करता है आपकी रिसर्च के अंदर. सबसे पहले तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपकी इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है. यानी ऐसा नहीं है कि आप हवा में कोई तीर चला रहे हैं. यू हैव द नॉलेज ऑफ द फील्ड, आपने इस फील्ड को स्टडी किया है, आपने इसको सही से अंडरस्टैंड किया है और आपको आइडिया है कि इस फील्ड में का क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुका है. इसके साथ जो दूसरा इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रीवियस स्टडीज़ रिव्यू हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहीं हमारे वाले टॉपिक पे ऑलरेडी तो किसी ने काम नहीं कर लिया हुआ. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने टॉपिक को रिपीट करने से बच जाते हैं. तीसरा इसका फंक्शन होता है कि ये थीरीज इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम किसी टॉपिक पे नए एंगल से रिसर्च तो कर रहे होते हैं लेकिन थीरीज तो हम जो पहले से यूज़ हुई हुई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. तो डिफरेंट रिसर्चेस को पढ़ के हमें आइडिया होता है कि कौन कौन सी थीरीज को किस किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है. तो उससे हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि हम भी अपनी रिसर्च पे किस तरह की थीरीज को अप्लाई कर सकते हैं. और लिटरेचर रिव्यू से ही हमें अपनी रिसर्च से रिलेटेड गैप्स का आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी रिसर्च जो है उसमें गैप है. अक्सर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, थीसिस होते हैं, उसका जो लास्ट सेगमेंट होता है रिकमेंडेशंस का, उसमें राइटर्स ने, रिसर्चर्स ने खुद रिकमेंडेशंस लिखी होती हैं कि इस उनका जो टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने डिलिमिटेशंस में भी उन्होंने लिखा होता है कि उन्होंने सिर्फ इतनी सी रिसर्च की है, बाकी एरियाज छोड़ दिए हैं. वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा इसने ये की है तो ये एरिया छोड़ दिया तो इस पर रिसर्च हो सकती है. जहाँ उन्होंने आगे आगे रिकमेंडेशंस दी होती हैं वहाँ पे भी वो रिकमेंड करते हैं कि इस टॉपिक पे इस एंगल से फर्दर रिसर्च हो सकती है. वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि ओके इस तरह से इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है. सो प्रीवियस जो रिसर्चेज होती हैं उनके डीलिमिटेशन और रिकमेंडेशंस के जो सेक्शंस होते हैं दे गिव यू आइडियाज़, और जो उनके लिटरेचर रिव्यू के और मेथोडोलॉजी के सेक्शंस होते हैं दे गिव यू आइडियाज़ अबाउट थीरीज कि कौन कौन सी थीरीज आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर ओन रिसर्च. और इससे आपकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनती है अपनी रिसर्च को लेके कि आपको सारी थीरीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. देन यू कैन अप्लाई योर थ्योरी इन अ बेटर एंड मोर कंप्रिहेंसिव वे. So these are the functions of literature review. Then come components कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए. सबसे पहले तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू में प्रीवियस रिसर्च होगी, क्योंकि लिटरेचर का रिव्यू है तो पिछला लिटरेचर होना चाहिए. सबसे पहले रिव्यू होगा, उसमें रिव्यू किन चीज़ों का होगा, जर्नल आर्टिकल्स का, बुक्स का, थीसिस का और कॉन्फ्रेंस पेपर्स का. सो कौन कौन सी चीज़ें आप अपने रिव्यू में इंक्लूड कर सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स, थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स. अब थ्योरेटिकल लिटरेचर भी होता है, यानी थेरीज को भी आप रिव्यू करते हैं और अपने उसमें इंक्लूड करते हैं, स्पेशली अपनी थेरी से रिलेटेड रिसर्चेस को, कि आपने जो थेरी सिलेक्ट की है वो किन किन रिसर्चेस में और किन किन स्कॉलर्स ने यूज़ की है. सो की कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरिस्ट्स को आप
रिव्यू करते हैं, लाइक ट्रॉमा थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म, क्वियर थ्योरी। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो एनालिटिकल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए कि बस आप बता दें कि ये थ्योरी है, इसको फलां फलां राइटर ने जो है वो ये थ्योरी प्रेजेंट की है और इसके ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। नहीं, आपने उसको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बताना होता है कि ये जो थ्योरी है ये इसके गुड पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये इन इन एंगल से ये थ्योरी जो है वो इन इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए फलां फलां राइटर्स ने यूज़ की है। दिस इज हाउ यू रिव्यू योर थ्योरेटिकल लिटरेचर और योर थ्योरी जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं। देन कम्स रिसर्च गैप। ये आपकी लास्ट हेडिंग होती है आपके लिटरेचर रिव्यू चैप्टर की, और ये भी कंपल्सरी हेडिंग है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपने अपना सारा लिटरेचर रिव्यू दे दिया, आपकी जो लास्ट हेडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी रिसर्च गैप। अब रिसर्च गैप जो है वो क्या एक्सप्लोर करता है, वो आपको ये बताता है कि आपका जो टॉपिक जो आपने लिया है उस को आप किस एंगल से स्टडी कर सकते हैं, कहाँ गैप है, कौन सी एरिया है, कौन सा एंगल है, कौन सा पॉइंट है जो अभी तक किसी ने स्टडी नहीं किया। तो गैप्स जो हैं वो 4-5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल गैप्स, यानी थ्योरी में कहीं गैप हो, एक थ्योरी अप्लाई की गई हो उस चीज़ को स्टडी करने में लेकिन दूसरी अप्लाई ना की गई हो, देन यू बिलीव कि अगर ये वाली थ्योरी भी चेक कर ली जाए, क्या पता इस थ्योरी को अप्लाई करने से रिजल्ट डिफरेंट आ जाए, तो ये भी एक गैप है। देन कॉन्टेक्चुअल गैप्स होते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया है लेकिन दूसरी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर स्टडी बहुत सारी हुई हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है वोकेबलरी की, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू वोकेबलरी की लिस्ट जो है वो लर्नर्स को रिवाइज कराने से। लेकिन एक सिंध के किसी दूर दराज के गांव के जो लर्नर्स हैं उनके ऊपर ये स्टडी नहीं हुई, तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्चुअल गैप है, वो आपको गैप मिल गया कि इस एरिया के बच्चों पर ये रिसर्च अभी तक नहीं हुई, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर ये रिसर्च अभी तक नहीं हुई, इस लैंग्वेज के लोगों पर ये रिसर्च अभी तक नहीं हुई। तो वो क्या होगा आपका कंटेक्चुअल गैप। एक गैप क्या हो गया कि ये जो थ्योरी है, ये जो रिसर्च है इस थ्योरी को लगाकर की गई है लेकिन इस थ्योरी को लगाकर ये रिसर्च अभी तक नहीं हुई, वो आपका थ्योरेटिकल गैप आ गया। दूसरा गैप क्या होगा कि आपका कंटेक्चुअल गैप है कि इस सिचुएशन में तो ये रिसर्च हुई है, इस सिचुएशन में ये रिसर्च अभी तक नहीं हुई। तीसरा आ गया मेथोडोलॉजिकल गैप, यानी एक मेथड अप्लाई करके रिसर्च की गई है, दूसरा मेथड अप्लाई करके रिसर्च नहीं की गई। जैसे अगर किसी ने जो है वो रिसर्च की कि हॉरर के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉवेल्स में यूज़ किए जाते हैं टू हाईलाइट साइकोलॉजिकल इश्यूज। अब उसने जो अपना जो डाटा जो एनालाइज किया था उसके लिए जो उसने मेथड यूज़ किया वो थीमेटिक एनालिसिस का था। आपको लगता है कि ये जो रिसर्च है ये फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के जो टेक्निक्स हैं या जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके भी होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई कि वेदर ये उसके रिजल्ट्स भी यही आते हैं कि नहीं आते। तो आप अब जो फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के मेथड्स हैं आप वो उस पर अप्लाई करते हैं, हॉलिडे की थ्योरी अप्लाई कर देते हैं, उस पर हॉलिडे का मेथड अप्लाई कर देते हैं या प्रोपेगेंडा मेथड उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, ये आपका क्या है, सेम नॉवल है, सेम रिसर्च है लेकिन मेथड चेंज हो गया है। तो क्या हो गया, ये भी एक गैप है, थ्योरेटिकल गैप, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल गैप, उसके बाद मेथडोलॉजिकल गैप। देन कम्स पॉपुलेशन गैप कि एक स्टडी जो थी वो 10 या 20 लोगों पे हुई थी, नाउ यू बिलीव कि 100 लोगों पे ये रिसर्च होनी चाहिए टू मेक श्योर कि वाकई ही में ये रिजल्ट आता है या नहीं आता। या 100 लोगों पे हुई थी, या यूं कह लें कि कराची के लोगों पे हुई थी, यू बिलीव कि लाहौर के लोगों पे भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन गैप। सो अब आप क्या करेंगे, आप उसको पॉपुलेशन गैप लगा के आप उसी रिसर्च को दोबारा कर सकते हैं, सेम रिसर्च को दोबारा कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये आपके गैप्स हैं, और ये गैप्स आपको कहाँ से मिलते हैं,
लिटरेचर को रिव्यू करने से। लिटरेचर को आपने रिव्यू किया और फाइनल में आपने ये बताया कि आपकी रिसर्च ने ये वाला गैप फाइंड आउट किया था और इस गैप की बेस पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप कि अब ये जो रिसर्च गैप है ये आपको क्लियर हो गया होगा। If there is any question, you can ask about research gap. Otherwise, we will move on to the next point. There is an example also, like existing studies focus on Western novels while contemporary South Asian texts remain unexplored, underexplored. So basically, you are saying कि जो existing studies हैं उन्होंने सिर्फ Western novels को study किया है, तो वही method, वही theories लगा के आप साउथ एशियन टेक्स्ट को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने साउथ एशियन टेक्स्ट को स्टडी नहीं किया। मेथोडोलॉजिकल गैप में आप मेथड चेंज कर देते हैं। जैसे एक पर्सन ने अगर थीमेटिक एनालिसिस का मेथड लगाया है तो आप उसकी जगह जो हॉलिडे की फंक्शनल इंग्लिश का मेथड है वो लगा देते हैं। आप जो है वो फेयरक्लॉफ का मेथड लगा देते हैं स्टडी करने के लिए। आप उसके ऊपर जो है वो आप किसी और कंटेंट एनालिसिस का मेथड लगा देते हैं। यानी आप अपना मेथड चेंज कर देते हैं। बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं, पॉपुलेशन वही रहती है, थ्योरी वही रहती है, कॉन्टेक्स्ट वही रहती है। आप मेथड जिससे वो स्टडी कंडक्ट की गई थी वो मेथड चेंज कर देते हैं, तो उससे भी आपकी जो स्टडी है वो एक न्यू स्टडी कंसिडर होगी, क्योंकि उससे ये कंफर्म हो जाएगा ना कि मेथड चेंज होने से भी वही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। So I hope research gap is clear now.